हमने जब इस चैप्टर में कैपेसिटर का टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने देखा कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्जेस। हमने इसकी एप्लीकेशंस के बारे में अगर बात करें तो कैपेसिटर इतना ज़्यादा हमारे पास कॉमनली डेली लाइफ में यूज़ हो रहा होता है कि हमारे पास हर दूसरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में कैपेसिटर की यूजेज है। आपके कंप्यूटर से लेके आपके इलेक्ट्रिक बल्ब तक और इलेक्ट्रिक बल्ब से लेके आपके ऑटोमोबाइल्स तक में सब के सब में हमारे पास कैपेसिटर यूज़ हो रहा है। अब इसमें सवाल सबसे पहला ये है कि कैपेसिटर चार्जेस को स्टोर करता कैसे है, वो तो हमने उसको देख लिया। अब कैपेसिटर उसको कितने टाइम में कितना चार्ज करता है, आए इसको देखते हैं अपने इस लास्ट टॉपिक में, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स। आपको एक बात पता है कि हमारे पास ऐसा सर्किट जिसमें कम्बिनेशन हो रेजिस्टर्स का और कैपेसिटर का, वो हमारे पास आरसी सर्किट्स कहलाते हैं। और आरसी सर्किट्स हमारे पास कॉमनली तकरीबन हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, आपके सामने एक डायग्राम आ रही है, आप उसमें देख सकते हैं कैसे आर जो है वो कैपेसिटर के साथ इन सीरीज कनेक्ट और उसके साथ एक स्विच कनेक्ट है जो कि हमारे पास ए है। इसको हमने स्विच को ए से लेबल किया है। इसमें हम सबसे पहले चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर को देखते हैं कि जब हम स्विच को कनेक्ट करें तो फिर ये सर्किट किस तरह बिहेव करता है। अब इसमें हमारे पास है कि व्हेन द स्विच एस इज कनेक्टेड एट अ टर्मिनल ए, द आरसी सर्किट इज कनेक्टेड टू द बैटरी ऑफ द वोल्टेज वी नॉट। इसमें हमारे पास जो आरसी सर्किट है ना वो कनेक्ट हो जाता है वोल्टेज के साथ, यानी कि बैटरी के साथ कनेक्ट हो जाता है। इट स्टार्ट्स चार्जिंग द कैपेसिटर थ्रू रजिस्टर आर, और ये चार्जिंग करना शुरू करता है कैपेसिटर को। और फिर हमारे पास जो चार्जिंग होती है वो ग्रेजुअली यानी कि आराम आराम से होती है। और वो किस तरह होती है वो इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि इनिशियली हमारे पास इतना चार्ज होता है और शुरू में हमारे पास एक्सपोनेंशियली चार्ज होने के बाद हमारे पास कुछ ना कुछ वो स्टेडी स्टेट को अचीव कर लेता है। इसमें लिखा हुआ क्या है कि द रेट ऑफ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड द कैपेसिटेंस सी। ठीक है जी, आर सी के ऊपर डिपेंड करता है और ये हमारे पास का टाइम कांस्टेंट भी कहलाता है। हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी है ना, ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट ऑफ द कैपेसिटर कहला रहा होगा और इसी के बेसिस पे हम कैपेसिटर को डिफरेंशिएट भी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल हर कैपेसिटर जो है वो दूसरे से टाइम कांस्टेंट की बेसिस पे वेरी कर रहा होता है। एंड दिस टाइम कांस्टेंट इज डिफाइंड एज के द time required by the capacitor to deposit 0.63 times the equilibrium charge Q naught, यानी कि वो उस जो हमारे पास इक्विलिब्रियम चार्ज यानी कि जो उसका ओरिजिनल चार्ज था उससे 0.63 टाइम्स को चार्ज करता है ना, वो हमारे पास टाइम कांस्टेंट कहलाता है। इसकी इक्वेशन है जो आपको याद रखनी है, दैट इज Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू 1 माइनस एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी ओवर आर सी। इसमें जो आर सी होता है टाइम कांस्टेंट है और उसमें टी जो है ना वो डिपेंड कर रहा है उसका कितना है। फॉर एग्जांपल हम उसको हम आर सी ही ले रहे हो, 1 टाइम कांस्टेंट ले रहे हो, तो ये क्या होगा, आर सी और आर सी कट जाएगा तो एक्सपोनेंशियल हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा। और आप अगर कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल -1 फाइंड करें तो वो आता है 0.367। और अगर 1 में से आप 0.367 को माइनस करें तो आपके पास रिमेनिंग बचता है 0.63 इंटू क्यू नॉट। अब देखिए क्यू जो हमारे पास चार्ज है कि कितना ओरिजिनल से चार्ज हुआ 0.63 टाइम, जब अगर उसके अंदर से 1 टाइम कांस्टेंट के ऊपर हमने बात की। 1 टाइम कांस्टेंट मतलब यानी कि हम टी को आर सी के इक्विवेलेंट पुट कर रहे हैं, तभी तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू जो है वो -1 आ रही है। सिमिलरली सेम हमारे पास डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में भी हो रहा होता है। आप देखें कि जब हम स्विच एस को पॉइंट बी के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जो कि हमारे पास स्विच एस था ना, पहले मैंने इसको ए के साथ कनेक्ट किया था तो चार्जिंग शुरू हो गई थी। जब बी के साथ किया तो हुआ क्या कि द चार्ज प्लस क्यू ऑन द लेफ्ट प्लेट ऑफ द कैपेसिटर फ्लोज एंटी क्लॉकवाइज थ्रू द रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रलाइज द चार्ज माइनस क्यू ऑन द राइट प्लेट। वो जो हमारे पास कैपेसिटर है ना उसको न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा। जो चार्जेस कैपेसिटर में स्टोर हुए हैं वो डायरेक्ट जाके हमारे पास न्यूट्रलाइज हो रहे होंगे और सारे के सारे चार्जेस हमारे पास डिस्चार्ज हो रहे होंगे। ठीक है जी, व्हेन टाइम कांस्टेंट आर सी स्मॉल मोर रैपिड इज द डिस्चार्जिंग, यानी कि हमारे पास आर सी पे हमारे पास ना उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग डिपेंड कर रही थी कि अगर आर सी स्मॉल होगा तो हमारे पास डिस्चार्जिंग भी तेज हो रही होगी। एंड द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाय, हमारे पास क्या है वो देखें तो सबसे पहले वो ये है Q इज इक्वल टू Q नॉट इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस टी ओवर आर सी। उसमें हमारे पास 1 माइनस था, इसमें हमारे पास डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल है। ठीक है जी, अब इसमें भी हम एक टाइम कांस्टेंट पुट करते हैं टी इज इक्वल टू आर सी, तो मेरे पास एक्सपोनेंशियल की वैल्यू -1 आ जाती है। और जब मैं एक्सपोनेंशियल की वैल्यू -1 को फाइंड करता हूँ तो वो आती है 0.367। तो यहाँ क्यू जो है वो क्यू नॉट 0.367 यानी कि हमारे पास 36.7 इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज आ रही होगी, यानी कि 0.37 क्यू नॉट इज अ चार्ज लेफ्ट ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इन 1 आरसी टाइम, यानी कि जब एक आरसी टाइम यानी कि एक टाइम कांस्टेंट गुजरता है तो हमारे पास 0.37 टाइम्स हमारे पास कैपेसिटर ओरिजिनल चार्जिंग से डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर का वर्किंग प्रिंसिपल था। इसमें हमने देखा कि कैसे हम स्विच को आगे पीछे करने से, यानी कि कभी ए पे करेंगे तो चार्जिंग और कभी बी पे करेंगे तो वो डिस्चार्जिंग होगा। और इसके साथ हमने इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन देखी कि कैसे अगर एक टाइम कांस्टेंट गुजरे तो कितना परसेंट चार्ज होता है और कितने टाइम कांस्टेंट गुजरे तो कितना परसेंट हमारे पास एक कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। और इस टॉपिक चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में बस इतना ही, और इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 ऑफ सेकेंड ईयर खत्म होता है। आई होप आपको इसके तमाम के तमाम कंटेंट अच्छे से समझ आए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। अंटिल देन, दिस इज इत्सा फ्रॉम tutorial.pk।